Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope you all are well. Let's start our today's lesson. As in previous chapters, you have studied about the rise and fall of the Mughal Empire. And you also know how ancient civilizations like the Indus Valley civilization vanished from the pages of history. Students, who ruled India after the Mughals? The British. Britishers rule India after the Mughals empire. So, let's come to our today's chapter. Chapter number 13, lesson 15, part A, and topic the decline and the reawakening of the Muslims. So, the decline of the Muslims. The 19th century was a time of the rise of the European powers and the decline of the Muslims throughout Asia and Europe. 19वीं सदी में यूरोपियन जो पावर्स थीं वो अरूज पर थीं और जबकि जो मुसलमान जो कई सालों से कई सदियों से हुक्मरानी कर रहे थे उनका ये डिक्लाइन का दौर था 19 सदी का. एंड इन ईस्टर्न यूरोप द ऑटमन एम्पायर ऑफ द तुर्क्स वाज स्लोली लूजिंग ग्राउंड. ऑटमन एम्पायर जो कि उस्मानिया सल्तनत थी, आलम इस्लाम की ये अजीम तरीन और तवील तरीन जो है ये सल्तनत थी. ये खिलाफत उस्मानिया ये जो एम्पायर थी इसने 600 साल से ऊपर 650 साल तकरीबन इन्होंने हुक्मरानी की थी और ये इस एम्पायर ने इस्लाम के लिए बहुत ज़्यादा जो है वो फतूहात भी की थी. और कुस्तुनतुनिया जो कि अब इस्तांबुल है इसको भी फ़तह किया था और इसकी हदीस में भी पेशन गोई की गई थी. तो ये बहुत बड़ी एम्पायर थी और बहुत लंबे अरसे तक और अजीम तरीन और तवील तरीन ये इस्लामिक सल्तनत थी, सल्तनत उस्मानिया ऑटोमन एम्पायर. तो ये भी आहिस्ता आहिस्ता अपनी जो है वो इम्पोर्टेंस खो रही थी. एंड पर्शिया एंड इजिप्ट ये भी आहिस्ता आहिस्ता वेस्टर्न डोमिनेशन में आ रहे थे. एंड इंडिया जो है वो ऑलरेडी ब्रिटिश कंट्रोल में था और फ्रांस ने जो मगरब स्टेट्स थी उनके ऊपर कंट्रोल कर लिया था और मोरक्को, अल्जीरिया और तुनैया के एरियाज़ पर फ्रांस ने कंट्रोल कर लिया था. और जो मुस्लिम कंट्रीज़ थी ईस्टर्न अफ्रीका कोस्ट की तरफ, साउथ ईस्ट एशिया में और अरेबियन पेनिनसुला में ये भी यूरोपियन रूल के अंडर आ गई थी. अगरचे ये जो कंट्रीज़ थी इनके पास रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा थे, जैसे कि पर्शिया में, सब कॉन्टिनेंट में, साउथ ईस्ट एशिया में एंड ईस्ट अफ्रीकन कंट्रीज़ में. और इनकी पॉलिटिकल स्ट्रेटजिक जो थी वो भी बहुत अच्छी थी, लाइक इजिप्ट एंड टर्की. फिर भी ये उनके पावर्स के अंडर आ गए थे. सो दैट्स वाई वेस्टर्न पावर्स वांटेड टू कंट्रोल देम. इन रिसोर्सेज की वजह से और इनकी पॉलिटिकली जो बहुत ज़्यादा अहमियत थी, इम्पोर्टेंस थी, उसकी वजह से वो इन एरियाज़ को अपने कंट्रोल में करना चाहते थे. सो इस तरह आफ्टर centuries of successful rule by Muslims, Muslim states were going into a decline. कई सदियों तक, कई 100 सालों तक हुक्मरानी के बाद ज़वाल आ गया था मुस्लिम स्टेट्स को. एंड विच enabled the rising western nations to overpower them, जिसकी वजह से जो मगरबी ताकतें थी उन्होंने इन नेशंस पर और इन स्टेट्स पर अपना कंट्रोल कर लिया था. सो वी डिस्कस्ड अबाउट द डिक्लाइन ऑफ द मुस्लिम्स. लेट्स डिस्कस फैक्टर्स एंड रीजंस ऑफ दिस डिक्लाइन. क्या रीजंस थी, वो कौन से फैक्टर्स थे जिसकी वजह से मुस्लिम स्टेट्स जिन्होंने इतने सालों तक हुक्मरानी की थी
یورپ میں سلطنت عثمانیہ جنہوں نے حکمرانی کی تھی افریقہ میں، یورپ میں، اتنی بڑی امپائر تھی یہ، آخرکار ان کی ڈکلائن کے، ان کے زوال کی وجوہات کیا تھیں، ریزنز کیا تھیں؟ And the main factors were industrial revolution of the 18th and 19th centuries and the use of machinery in production. جو مسلم اسٹیٹس تھیں وہ دنیا کی طاقت کے پیچھے ان مسلم حکمرانوں نے بھاگنا شروع کر دیا تھا، مسلم اسٹیٹس نے، اور ان کا جو فوکس تھا وہ کم ہو گیا تھا، اور عیش و عشرت کی طرف جو مسلم اسٹیٹس تھیں وہ چل پڑی تھیں. اینڈ دا رولرز بیکیم انکریزنگلی ڈسپوٹک. جو حکمران تھے وہ بہت زیادہ جابر ہوتے جا رہے تھے، مطلق العنان ہوتے جا رہے تھے اپنی حکمرانی میں، اور ان سے بہت کم ایکسپیکٹیشنز رہ گئی تھیں. اور اس کے علاوہ جو دا نوبلٹی اینڈ آفیشلز آلسو فالوڈ ان دا فٹ اسٹیپس آف دا رولرز. اور جو اس کے علاوہ جو آفیشلز لوگ ہوتے تھے، جو اشرافیہ ہوتی تھی، وہ بھی حکمرانوں کو ہی ان کے فٹ اسٹیپس پہ چل رہی تھی، ان کے پیچھے پیچھے چل رہی تھیں، اور ایجوکیشن کو، نالج کو، جن کی وجہ سے یہ حکمران اور یہ جو لوگ تھے آگے آئے تھے. اب انہوں نے اس چیزوں کو ویسی امپورٹنس دینا بند کر دی تھی. جیسے ہم پچھلے لیسن میں فلاسفرز کے بارے میں پڑھ کر آئے ہیں، سائنٹسٹ کے بارے میں پڑھ کر آئے ہیں. انہوں نے اس دور میں زیادہ ترقی کی تھی جب مسلمانوں کی حکمرانی تھی، کیونکہ ان کو ریسورسز بہت زیادہ پرووائڈ کیے جا رہے تھے مسلم رولرز کی طرف سے. لیکن اب وہ امپورٹنس نہیں دی جا رہی تھی، نہ ایجوکیشن کو اور نالج کو. سو دیٹس وائی انہوں نے اپنی امپورٹنس جو ہے دے لوز دیئر امپورٹنس. And as the result, the growth and development of these people slowed down to an alarming extent. اس کی وجہ سے یہ لوگ بہت نیچے آ گئے تھے. اور اس کے علاوہ پولیٹیکلی بھی بہت سی ریزنز تھیں، کرپشن تھی، اور رائولریز مینس کہ دنیا کے جو مال و دولت تھی، حکمرانوں کو، لوگوں کو اس میں زیادہ انٹرسٹ ہو گیا تھا. کرپشن جس کی وجہ سے بڑھ گئی تھی، جس کی وجہ سے یہ اسٹیٹس جو ہے وہ دن بدن کمزور ہوتی گئیں. اور یہ کمزور ہوئیں تو میکنگ دیم ڈیپینڈنٹ آن دا یورپینس پہ ڈیپینڈنٹ ہوگی، جو کہ ایجوکیشن میں، انڈسٹری میں، اور ان کے پاس ویلتھ جو تھی وہ دن بدن انکریز ہوتی جا رہی تھی. اور دا انڈسٹریل ریولیوشن ان دا ویسٹ آلسو میڈ اٹ رچ اینڈ پاورفل. اور جو انڈسٹریز کا جو ریولیوشن آیا تھا، ایک انقلاب آیا تھا، اس کی وجہ سے ویسٹ جو ہے وہ بہت پاورفل اور رچ ہو گیا تھا. And by the end of 19th century, the Muslim world was completely dominated by Europe, which gradually colonized these countries. تقریباً یہ سارا جو ہے وہ یورپین کے انڈر آ گیا تھا مسلم ورلڈ آلموسٹ ان دا اینڈ آف 19th century. لیکن پھر بھی جو کامن لوگ تھے وہ اندر سے اس however the common Muslim people gained an important insight as a result of the political revolutions in Europe and they became aware of their rights. لیکن کچھ لوگ تھے مسلم کمیونٹی میں موجود تھے جو کہ یہ ساری چیزیں فیل کر رہے تھے، اور وہ اس یورپ کے جو پولیٹیکل ریولیوشنز ہے اس کے بارے میں بھی وہ، اس کے نتائج کے بارے میں بھی وہ جانتے تھے. سو دے بیکیم اویئر آف دیئر رائٹس. اگرچہ جو اسلام ہے، although اسلام اٹ سیلف گرانٹیز ہیومن رائٹس in the best possible way, but this aspect had been overshadowed by the despotic rulers. اور لیکن اسلام تو ہیومن رائٹس کی گارنٹی دیتا ہے، لیکن جب حکمران جو ہے وہ عیش و عشرت میں پڑ گئے، دنیاوی مال و دولت کے پیچھے انہوں نے بھاگ دوڑ شروع کر دی، تو پھر انہوں نے دوسروں کے حقوق کو بھی دبانا شروع کر دیا. And slowly the Muslims began to awaken, and as some of them acquired worthwhile education, a number of important personalities emerged on the scene as leaders. پھر جب مسلمان آہستہ آہستہ جاگے تو انہوں نے پھر ایجوکیشن جو ہے وہ حاصل کرنا شروع کی، اور پھر بہت سی امپورٹنٹ پرسنالٹیز ہیں جن کے بارے میں اس چیپٹر میں آپ پڑھیں گے. انہوں نے آہستہ آہستہ ایز اے لیڈرز جو ہے وہ مسلمانوں کو سنبھالنا شروع کیا. سو یہ تھا ڈکلائن، فیکٹرز اینڈ ریزنس
after that decline, the reawakening of Islam. Islam reached its peak in northern India under the Mughals. इस्लाम जो है वो मुग़ल्स के अंडर जो है वो सब कॉन्टिनेंट में अपने पीक पे पहुंचा था, अंडर द रूल ऑफ मुग़ल्स. But even at the height of their power, the Mughals were a minority, outnumbered by Hindus by 5 or 6 to 1. तादाद में वो कम थे. And many of the Mughal emperors were devout and dedicated Muslims. बहुत से जो मुग़ल emperors थे वो इस्लाम के साथ बहुत ज़्यादा सिंसियर थे और वो इस्लाम के लिए वो ख़ुद को डेडिकेट कर चुके थे. लेकिन कुछ ऑर्डनरी पीपल भी थे जो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं थे. एंड अंडर द लास्ट ग्रेट मुग़ल एम्परर औरंगज़ेब, जो कि एक ऑर्थोडॉक्स बहुत रिजिड किस्म का मुसलमान था, द एम्पायर वाज ब्राउट टू द एज ऑफ बैंकरप्सी. बैंकरप्सी मीन्स कि दिवालिया हो चुकी थी, आहिस्ता आहिस्ता ये ज़वाल की तरफ जा रही थी. बाय आलमोस्ट 50 ईयर्स ऑफ कॉन्टीन्यूअस वार्स, मुसलसल जो वार्स और जंगें जारी थी, उसकी वजह से ये जो एम्पायर थी वो आहिस्ता आहिस्ता दिन ब दिन कमज़ोर होती जा रही थी. एंड आफ्टर औरंगज़ेब्स डेथ, जो कि उसकी डेथ हुई थी 1707 में, और फिर इसकी डेथ के बाद जो सक्सेशन का दौर शुरू हुआ था जानशीनी का, वो थोड़ी सी देर के लिए जानशीनी होती थी, कुछ अरसे के लिए एम्पर्स की, जो कि जस्ट आते थे और उनका कोई, उन्होंने इस एम्पायर को मज़ीद आगे जो है वो अरूज की तरफ नहीं लेके गए थे, ज़वाल की तरफ ही लेकर गए थे. और फिर इन जो सिर्फ अपनी प्लेयर के लिए, इंजॉय करने के लिए वो शहनशाह बनते थे, एम्परर बनते थे. सो दैट्स वाई by the beginning of the 18th century, the Europeans were increasingly exerting their influence. इसकी वजह से इन्होंने यहाँ पर अपना जो असर रसूख था अंग्रेज़ों ने, ब्रिटिशर्स ने, वो बढ़ा लिया था मुग़ल्स की इन कमज़ोरियों की वजह से. एंड द मुस्लिम्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट वीकेंड एज अ कम्युनिटी. आहिस्ता आहिस्ता वो कमज़ोर होते गए एज अ रिज़ल्ट ऑफ इनइफेक्टिव लीडरशिप एंड फ्रीक्वेंट फाइटिंग. इस फाइटिंग की वजह से, जंग की वजह से, और जो लीडरशिप थी वो अच्छी नहीं थी, इसकी वजह से मुसलमान आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर होते गए. और सिख्स जो थे और जो मराठास थे वो भी मुसलमानों के अगेंस्ट होते जा रहे थे. और इसकी वजह से फ्रेंच ने और ब्रिटिशर्स ने आहिस्ता आहिस्ता पूरे कंट्री पे, इन इंटायर कंट्री, इन्होंने यहाँ पर अपना कंट्रोल संभाल लिया था. बट देयर वर आल्सो सम वाइस एंड सेंसिबल पीपल, जिन्होंने ये रियलाइज़ किया था कि हमें यूनिटी दिखानी है, हमें एजुकेशन हासिल करनी है, एंड अ कॉमन पर्पस फॉर द मुस्लिम्स. और मुसलमानों के लिए ये ज़रूरी है कि वो ये अपनी एजुकेशन पर तवज्जो दें और यूनिटी पर तवज्जो दें. एंड देयर वर रिलीजियस फिगर्स लाइक शाह वलीउल्लाह, जो कि एक सूफ़ी थे, और इसके अलावा और भी पर्सनालिटीज़ हैं जिन्होंने मुसलमानों को इन हालात में संभाला था और इन्हें तालीम की तरफ लेकर आए थे. एंड ईच ऑफ दीज लीडर्स कॉल्ड ऑन देयर फेलो मुस्लिम्स टू अराइज एंड बिकम अवेयर एंड एक्टिव. इन लोगों ने, इन लीडर्स ने मुसलमानों को कहा था कि वो एक्टिव हों, जागें, और एंड टू डेवलप इनटू अ स्ट्रॉन्ग एंड फाइनली इंडिपेंडेंट कम्युनिटी, ताकि वो स्ट्रॉन्ग और इंडिपेंडेंट आज़ाद कम्युनिटी बन सकें. फिर मदरसाज और मकतब्स में जो है वो मुसलमानों के लिए लर्निंग सेंटर्स जो है वो ओपन किए गए थे, जिन्होंने मुसलमानों के रिवाइवल में बहुत ज़्यादा अहम रोल प्ले किया था. और उलमा और जो स्कॉलर्स थे वो भी मुसलमानों को कुरानिक प्रिंसिपल्स के ऊपर अमल करने को कह रहे थे. एंड मकतब इज़ आल्सो अ प्लेस ऑफ लर्निंग. And this word maktab comes from the word kitab, that is meaning book. So today we discuss about decline and reawakening of Muslims. In next video section, in part B,
We will discuss that personalities like Shah Waliullah, Sayyid Ahmad Shaheed and other personalities जिन्होंने मुसलमानों को जगाने में, उनको दोबारा से इंडिपेंडेंट बनाने में रोल प्ले किया था. इनके बारे में हम डिटेल से नेक्स्ट वीडियो सेक्शन में डिस्कस करेंगे. Here is an question number 1 on page 64. What were the factors that led to the decline of Muslim states in the 17th and 18th century? We discussed in detail about the factors, reasons to the decline of Muslim states. And the reasons underlying in decline of the Muslims in the 17th and 18th century: A. Weak and incompetent rulers. जो हमारे रूलर्स थे वो बहुत कमज़ोर हो गए थे, मुग़ल हुक्मरान जो थे, और उनके अंदर दुनिया के माल से ज़्यादा मोहब्बत पैदा हो गई थी. इन्होंने दुनियावी मालो ताकत को तरजीह देना शुरू कर दी थी. एंड बी. डिक्लाइन इन एजुकेशन. सी. जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था, जो कि यूरोपियंस की तरफ से आया था, जिसकी वजह से यूरोपियंस जो थे उनके पास वेल्थ बहुत ज़्यादा हो गई थी और इंडस्ट्रीज़ उन्होंने ओपन कर ली थी, वो रिच हो गए थे काफ़ी. और डी. करप्शन इन मैनी मुस्लिम स्टेट्स वीकेंड देम एंड परस्यूट ऑफ वर्ल्डली पावर एंड वेल्थ. और हुक्मरान जो थे वो उन्होंने परस्यूट मीन्स के ताक़ुब करना, पीछा करना, यानी कि वो दुनिया के पावर और वेल्थ के पीछे पड़ गए थे. उन्होंने अपनी हुक्मरानी पे उन्होंने ये नहीं देखा था कि हमारे ऊपर कितना अहम जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं. उन्होंने इसकी बजाय ऐशो इशरत की तरफ ज़्यादा देखना शुरू कर दिया था. सेकंड क्वेश्चन इज़, why were the subcontinent and the Southeast Asian Muslim states important to the colonial powers? The subcontinent and Southeast Asian states were important to the colonial powers because they formed a guaranteed market to European goods. क्योंकि यहाँ की जो मार्केट्स थी वो यूरोपियन गुड्स के लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल साबित हुई थी. And India was flooded with cheap cotton goods from UK. And although it had a long established hand weaving industry of its own, but this industry could not compete with the machinery of the West. वेस्ट की जो मशीनरीज थी वो बहुत ज़्यादा मॉडर्न थी. सो जो हिंदुस्तान की जो मशीनरी थी वो उनको compete नहीं कर सकी थी. And the colonies were also a source of raw materials of all kinds, especially textiles, gold and other stones. Understood? Here is an worksheet. Question number 1 is, complete these statements. A. The dash century saw the rise of European powers. कौन सी सदी थी जिसमें यूरोपियन पावर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा अरूज पर जा रही थी? As we discussed in the century of 19th century. B. The chase for power and loss of focus were the main causes for the dash of the dash states. For the decline of the Muslim states. C. The Maghreb states comprise of dash, dash and dash. मगरब स्टेट जो थी वो किन स्टेट्स पर मुश्तमिल थी? हमने पढ़ा मोरक्को, अल्जीरिया एंड तुनीसिया. D. The dash in the west made Europe rich and powerful. रिच और पावरफुल हो गए थे वेस्ट और यूरोप के लोग. तो किस वजह से हुए थे? ड्यू टू इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन. E. The dash and the dash were among the sources of Muslims revival. मुसलमान जो कि डिक्लाइन की तरफ जा रहे थे, फिर जब दोबारा उनका रिवाइवल हुआ था, दोबारा से वो जागे थे और उनको रीअवेक करने में कौन से सोर्सेज जो थे वो बहुत इम्पॉर्टेंट थे?
ابھی ہم نے اینڈ کے پیراگراف میں اس کو ڈسکس کیا کہ مدرساز اور مکتبز جو تھے انہوں نے مسلمانوں کو دوبارہ سے تعلیم یافتہ بنانے میں مدد کی تھی. سو the madrasas and maktabs were among the sources of Muslim revival. Understood? Stay blessed. Thank you and Allah Hafiz.